बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम के बाद संविधान से हट सकता है इंडिया शब्द, विशेष सत्र में केंद्र सरकार ला सकती है विधेयक। मिल गया है अंतरिक्ष का पेट्रोल, अब चंद्रमा समेत स्पेस में इंसानों का बसना होगा आसान। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार सचेत, 6 सितंबर से मोबाइल वैन के जरिए सस्ते में बेचने की तैयारी। आप भी करते हैं गूगल पे से पेमेंट, यूज करें टॉप 5 सिक्योरिटीज फीचर, किले की तरह सुरक्षा रहेगा पैसा। बिहार एसटीईटी पेपर में मैथ्स ने उलझाया, पहले ही दिन 15% से ज्यादा परीक्षार्थियों की छूट गई परीक्षा। स्कूलों में छुट्टियों पर के पाठक ने क्यों लिया यू टर्न, नीतीश सरकार के बैकफुट पर आने की इनसाइड स्टोरी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। यूपी के मंत्री का शिवलिंग पर हाथ धोते हुए वीडियो वायरल, विपक्षी नेता बोले सनातन धर्म का यह है अपमान। कक्षा 10 का परीक्षा फॉर्म हुआ जारी, अप्लाई करते समय रखे इन बातों का ख्याल। अब यूपीआई से होगा डिजिटल रुपए का लेन देन, एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दी इस सर्विस की सौगात। मंगलवार बुधवार के दिन इन्हें माल मिले, लालू के समर्थन में उतरे जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव, कहा सावन में गंदी फिल्म देखते हैं नेता, चेक करवाए मोबाइल। पटना यूनिवर्सिटी में स्टेज पर फिसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल सहित सभी लोग रह गए हक्के बक्के। फालतू बात काहे करता है, सुनो चुप रहो चुपचाप रहो, पटना यूनिवर्सिटी में लगा सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का नारा। बीमारी डिमेंशिया आउट ऑफ फोकस, सीएम नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने क्यों कहा यह सब, जनता दरबार में गजब हो गया। जानिए आखिर क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस और क्या है गुरु का हमारे जीवन में महत्व। कन्हैया कुमार कहां से लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, जान लीजिए, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। उमस भरी गर्मी ने लोगों को किया परेशान, किशनगंज और दरभंगा में ठंडका को लेकर के अलर्ट, जाने कब होगी बारिश। शानदार कमाई के लिए किसान करे केले की खेती, सरकार दे रही है अनुदान। भारत नाम को लेकर के पक्ष विपक्ष में बवाल, जदयू के मंत्री ने कहा घबराहट के कारण इंडिया को मिटाने में लगी है भाजपा। अमित शाह की दहाड़, फिर सुनेगा पूरा बिहार, तारीख और जगह तय, बीजेपी ने शुरू कर दी है तैयारी। सब कुछ खत्म करके भाजपा सब कुछ हथियाना चाहती है, जगदेव प्रसाद की जयंती पर बोले तेजस्वी यादव, कई तरह का बात करेगा लेकिन झांसे में आना नहीं है। कहां कहां नाम बदलेंगे, हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, इंडिया भारत बहस में कूदे तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला कांग्रेस के अखिलेश का साथ, भारत के नाम को लेकर के दिया मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि भारत इंडिया नाम को लेकर के बवाल मचा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार इंडिया नाम को मिटाना चाहती है, जहां उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसको लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और जदयू के बाद आरजेडी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर कर दिया है। यह पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है कि कहां कहां नाम बदलेंगे, हमें इंडियन होने पर गर्व है, ये मसला धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है। मंगलवार को पार्टी की ओर से आयोजित परिचर्चा में भाजपा की साजिश से पार्टी कार्यकर्ताओं का सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग तरह तरह का दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन इनसे बच के रहना है। जहां उन्होंने इंडिया
गठबंधन की चर्चा की और कहा कि भाजपा की सरकार कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रही है। ये कहां नाम बदलेंगे, हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जम करके निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कल होकर के प्रधानमंत्री भी विदेश जाएंगे तो फिर इंडियन प्रधानमंत्री ही कहे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। तेजस्वी यादव ने शहीद जगदेव प्रसाद की चर्चा करते हुए कहा कि शोषितों और फिर वंचितों की प्रेरणा स्रोत है, साथ ही शक्ति भी देते हैं, संघर्ष के लिए लड़ने के लिए शक्ति देते हैं। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह का इस बार झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। इसके लिए पूरी प्लानिंग हो गई है, डेट भी फिक्स हो गया है। बिहार के झंझारपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 16 सितंबर को आएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी सभा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले बिहार दौरे पर अमित शाह का कार्यक्रम झंझारपुर में रद्द हो गया था, जिसके बाद एक बार फिर से तारीख तय हो गई है। अब 16 सितंबर को अमित शाह झंझारपुर जाएंगे। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के बिहार बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अमित शाह का ये कार्यक्रम लोकसभा प्रवास के तहत तय हुआ है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस की इज्जत बचाने वाले एक लौते सांसद को इनाम दिया गया है, और वह सांसद कोई और नहीं बल्कि सीमांचल क्षेत्र से किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद हैं। जहां किशनगंज के कांग्रेस से सांसद एक लौते कांग्रेस के सांसद हैं पूरे बिहार में, जहां उनको कांग्रेस पार्टी ने इनाम भी दिया है। जहां आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस की इज्जत बचाने वाले एक लौते सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 16 सदस्यों वाली कार्य समिति में मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद को जगह मिलने का मतलब उन्हें राहुल और सोनिया गांधी के बगल में जगह दे दी गई है। इसके साथ ही सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद की राष्ट्रीय राजनीति में भी एंट्री हो गई है। इस घोषणा के बाद स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। किशनगंज के स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केडीवी लाइव को बताया है कि अब हम किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद टिकट लेने वाले नहीं बल्कि टिकट देने वाले बने हैं। जी हां, अब मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद को कोई टिकट दे नहीं सकता बल्कि ये खुद दूसरे को अब टिकट देंगे। तो ऐसे में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन का टिकट तो डॉक्टर जावेद आजाद को ही जाने वाले हैं, ये कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अब यहाँ पर दो राह बिल्कुल भी खत्म हो गई है, और वो ये है कि किशनगंज ही नहीं बल्कि मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे को टिकट बांटेंगे। ये कहना है किशनगंज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव में मोदी लहर में विपक्ष उड़ गया था। बिहार में महागठबंधन का सुपरा ही साफ हो गया था। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस मोदी सुनामी में भी किशनगंज संसदीय क्षेत्र की अपनी सीट को बचाने में मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद कामयाब हुए थे। जहां उस वक्त बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन ने 39 पर जीत दर्ज की थी। एकमात्र किशनगंज की सीट मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद ने जीत करके विपक्ष का सुपरा साफ होने से बचाया था, यानी कि इज्जत बचाई थी कांग्रेस का। इस जीत के बाद वे देश भर में चर्चा में आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव की 16 सदस्यीय समिति में डॉक्टर जावेद आजाद के चयन के पीछे उनका 2019 वाला करिश्मा है। हालांकि ये सच है कि मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में लोग काफी नाराज हैं। जहां लोगों का यही कहना है कि मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद जब से इलेक्शन हुए तब से हमको दिखाई नहीं दिए हैं और हमारे क्षेत्र में कभी भी नहीं आते हैं। जहां यहाँ के आम जनता तो आम जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इनसे नाराज हैं। केडीवी लाइव को अब तक किशनगंज जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि इंटरव्यू दिए हैं, या सभी का एक ही कहना है कि हमसे डॉक्टर जावेद आजाद की कोई कभी भी मुलाकात नहीं हुई है। जी हाँ, वो हमें पहचानते तक नहीं है। आम जनता तो दूर बल्कि बड़े बड़े लीडर को वे नहीं पहचानते हैं, यहाँ के लोगों का ये शिकायत है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद को जगह मिल जाने से ये तो फाइनल हो गया है कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के ही खाते में जाने वाले हैं। यही संभावना जताई जा रही है, ये कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। हालांकि वक्त आने पर इस बात का फैसला हो जाएगा कि टिकट किसको मिलता है, लेकिन अभी जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं उस आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब डॉक्टर जावेद आजाद टिकट लेने वाले नहीं बल्कि टिकट देने वाले बने हैं।
दोस्तों, देश के नाम को लेकर के देश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पक्ष एक ओर जहां देश का नाम भारत रखे जाने पर सहमति जता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष तरह तरह के तर्क के जरिए भारत का नाम का विरोध और इंडिया नाम का सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन से डर गई है, जिसके कारण वह इंडिया नाम से बच रही है। इसी कड़ी में जदयू के पूर्णिया से मंत्री लेसी सिंह ने भी भारत के नाम को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल इंडिया शब्द को हटाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि ये तो भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। जिस तरीके से वह घबराहट में हैं और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग भारत को मिटाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया शब्द आज का तो नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी से ही पूछे कि वे क्या करने वाले हैं, जहाँ उन्हीं को पता है, लेकिन ये लोग घबराहट में हैं। वहीं विपक्षी एकता की सफलता का तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये शुरुआत नीतीश कुमार की देन है और आज कारवां भर रहा है, बहुत ही सफल रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। जब नीतीश कुमार पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं। साथ ही छुट्टी वापस लिए जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि ये पहले से भी कई बार ऐसा हो चुका है, जब आदेश वापस लिया जाता है। जो शिक्षकों का डिमांड था, सरकार उसको पूरा किया है। जब सरकार का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाना है और ये पहले भी होता रहा है। लोग इस पर राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में डेंगू बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेंगू को देखते हुए अस्पतालों और फिर ब्लड बैंकों को पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में डेंगू को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा है कि डेंगू पीड़ितों के इलाज और फिर बीमारी की रोकथाम में कोई भी कोताही ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट रहे, अस्पतालों में सभी जरूरी चीजों का इंतजाम रखें। अस्पतालों में बेड, चिकित्सा और फिर दवा की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जिलों में भी पदाधिकारी इस पर नजर बनाए रखें ताकि कोई भी मामला सामने आने के बाद तुरंत इलाज की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अस्पतालों में बेडों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रहे और इसका ध्यान रखा जाए कि मरीजों को इलाज में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ब्लड बैंक में प्लेटलेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सभी जगह साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखें। लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। या होर्डिंग, समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग करके लोगों को डेंगू से बचाव के लिए सचेत करें। दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है। जब सरकारों की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, इसी क्रम में बिहार सरकार भी किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाती है। जहां राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की ओर से बागवानी विकास मिशन योजना के तहत केले की खेती करने पर 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। केले की फसल में किसानों को कम समय में ज्यादा मुनाफा मिलता है। यह टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से खेती करके केले की फसल लगाने से उसमें रोग नहीं लगते हैं। जहाँ केले के उत्पादन में करीब 1.5 वर्ष का टाइम लगता है, लेकिन टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए इसके उत्पादन में केवल 1 ही साल का समय लगता है। आपको बता दूं कि एक पौधे पर करीब 5 से 6 दर्जन केले आते हैं। यह केले की खेती करके उन्हें बेच करके किसान बेहद ही शानदार कमाई कर सकते हैं। बिहार में उद्योग विभाग किसानों को केले की खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत पर 50% तक अनुदान देता है। या इसके अलावा लीची, आम और फिर अमरूद की खेती पर भी अनुदान दिया जा रहा है। या सरकार ने 1 हेक्टेयर में केले की इकाई लागत 1,25,000 रुपये निर्धारित करी है। इन फसलों की खेती करने पर सरकार की तरफ से 62,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक लड़की 4 साल के प्यार को पाने के लिए लड़का के घर पहुँच गई और लड़का अपने घर छोड़ करके फरार हो गया। आपको बता दें कि पूर्णिया के 82 प्रखंड के अंतर्गत पानी सदरा की एक लड़की अचानक बनगामा पंचायत के मजलिसपुर गांव आ पहुंची, जिसे देख करके ग्रामीण भी हैरान रह गई। जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड चांद के घर आई थी, लड़की का कहना है कि उन दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब लगातार दोनों के बीच फोन पर घंटों बातचीत होती थी, जब बात शादी तक पहुंच गई। जब चांद ने भरोसा दिलाया है कि वह उसी के साथ शादी करेगा, लेकिन जब शादी के लिए लड़की उसके घर पहुंची तब चांद उसे देख करके घर से फरार हो गया। लड़की ने आरोप लगाया है कि बनगामा पंचायत के मजलिसपुर का चांद उसे शादी का झांसा देकर के 4 साल तक फोन पर बात किया और शादी का दिलासा देता रहा। जब वक्त आया साथ निभाने का तो फिर चांद उसे छोड़ करके भाग गया। जब चांद को शादी के लिए बोला गया तो फिर 1 माह से उससे दूरी बनाने लगा। इधर लड़की अपने 4 साल के प्यार को पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और सीधे चांद के घर चली गई है।
जहाँ लड़की किसी भी सूरत में अपने प्यार को पाना चाहती थी, जब वे प्यार को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन चांद लड़की को अपने घर पर आते देख करके घर से रफू चक्कर हो गया, जबकि लड़की सप्ताह भर से चांद के इंतजार में उसके घर में ही बैठी हुई है। लड़की का आरोप है कि चांद के घर जाने के बाद उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने उसकी पिटाई भी कर दी। जैसे पूरे मामले में समाज लड़की के साथ खड़ा नजर आया। जैसे समाज के लोगों का कहना है कि ये शादी होनी चाहिए। जब उन्हें लगता है कि ये मामला आज इसके साथ हुआ है, या कल किसी और के साथ भी हो सकता है। लड़की ने जो सपना देखा, लड़की को दिखाया गया, उसे पूरा करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में उमस भरी गर्मी ने लोगों को एक बार फिर से परेशान कर दिया है। जब लोग उमस से परेशान हो चुके हैं, सीमांचल के कुछ इलाकों में कल हल्की बूंदाबूंदी हुई। पूर्वा हवा की बजाय पछिया हवा चलने से तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। किशनगंज जिले का कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री रहा। पश्चिमी दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुष्क हवा चली। BAU के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच बारिश की संभावना नहीं है। देश का PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये बातें कल पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने कही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में अपने पुराने दिनों की बातों को याद कर रहे थे और CM बनने के बाद इस यूनिवर्सिटी के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे मदद और आगे की राशि को जो राशि प्रदान करने की बात कह रहे थे, जहाँ उसी दौरान सीनेट हॉल में देश का PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाना शुरू हो गया। जहाँ इसके बाद नीतीश कुमार ने इन लोगों को हल्की फटकार लगा करके शांत रहने का निर्देश दिया। दरअसल शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उसके साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी मौजूद थे। जहां इसी दौरान CM नीतीश कुमार जब मंच से अपनी बातों को रख रहे थे, तो फिर कुछ नौजवानों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। ये नौजवान देश के PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद CM नीतीश कुमार ने टोकते हुए कहा है कि फालतू बात काहे करता है, जो कह रहे हैं उसको सुनो चुपचाप, यही काम आएगा। जब उसके बाद स्टूडेंट शांत हो गए और नीतीश कुमार अपनी बातें जारी रखने लगे। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में छुट्टियां कम करने के फैसले पर नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है और शिक्षा विभाग ने अपने आदेश वापस ले लिया है। जब विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर अपना फैसला पलटा है। अब पहली से लेकर के 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। दरअसल KK पाठक के निर्देश पर पूर्व में विभाग ने स्कूलों में दीपावली, छठ समेत अन्य पर्वों की छुट्टियां घटाने का आदेश जारी किया था। इससे बच्चों की अभिभावकों से लेकर के शिक्षकों तक में रोष पैदा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विवाद से पहले KK पाठक का बचाव किया, मगर अब उन्होंने ही ये फैसला रद्द करवा दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूलों में छुट्टियों में कटौती के बाद राज्य भर में शिक्षकों ने विरोध जताया। जहां हाल ही में माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से 5 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। इससे नीतीश सरकार की चिंता बढ़ गई। जब माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, MLC संजीव कुमार सिंह और संजय कुमार ने CM नीतीश कुमार से मिलकर के छुट्टियां घटाने का फैसला वापस लेने की मांग की है। इसके बाद CM नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के सचिव KK पाठक को निर्देश दिया है कि वे छुट्टियों में कटौती का फैसला वापस ले लें। जब विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में जानकारी दे दी गई। जब सरकार के बैकफुट पर आने से अभिभावकों और फिर शिक्षकों में खुशी की लहर है। जब दूसरी ओर विपक्ष नेता भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। बीजेपी ने छुट्टियां घटाने पर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जहां छुट्टियों को लेकर के उठे विवाद के बीच CM नीतीश कुमार ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का बचाव करते हुए उनके काम की तारीफ की थी। जब CM नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि KK पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूली शिक्षकों में कटौती का फैसला बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर के लिया गया है। हालांकि बाद में CM नीतीश कुमार ने ही उनका यह फैसला पलटने के आदेश दे दिया था। दोस्तों, बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सावन के महीने में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के मटन खाने को लेकर के उठे विवाद में अब बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि नॉन वेज का मतलब सिर्फ मीट मछली से नहीं होता है। जब सावन में नेता लोग गलत फिल्में देखते हैं, वे नॉन वेज नहीं है। दारू पीना नॉन वेज नहीं है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से जब ये सवाल किया गया है कि भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी सहित
बिहार के तमाम नेता सावन में मीट मछली खाते हैं और हिंदू विरोधी काम करते हैं? इस सवाल को सुनते ही पप्पू यादव भड़क गए और जवाब देते हुए कहा कि नॉनवेज का मतलब सिर्फ मीट मछली से नहीं होता है, बल्कि सावन में लोग गलत फिल्म देखते हैं जब वो भी नॉनवेज है, दारू पीना भी नॉनवेज है। सावन में अगर मंगल और बुधवार के दिन उन्हें माल मिले तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार के सभी नेताओं के मोबाइल चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सावन में भी किन किन लोगों ने गंदे वीडियोस देखे हैं। सुशील भाई, आप अपना मोबाइल भी चेक करा लीजिए कि आप गलत फिल्में देखते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा है कि जात पात करने वाले, हिंदू मियाँ के नाम पर लड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले कैसे नॉनवेज की बात करते हैं। आपको बता दो कि सुशील कुमार मोदी ने इस पर कहा है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन का जन्म सनातन धर्म और फिर भारत को लांछित करने के लिए हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान तैयार की जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। सभी पार्टियां मिशन 2024 की तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच आइए जानते हैं कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ प्रमुख और वामपंथ की विचारधारा के साथ कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया है। इसके साथ ही अब उनके 2024 में संभावित लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा तेज है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता को लेकर के चर्चा है कि वे 2024 में होने वाले आम चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इससे पहले 2019 चुनाव में कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में कन्हैया कुमार को जीत नहीं मिल सकी थी। बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह से 4,22,217 वोटों से हार करके कन्हैया कुमार को दूसरा स्थान हासिल हुआ था। लेकिन आगामी आम चुनाव में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव में उतारना नहीं चाहती है। कन्हैया कुमार को 2019 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर कुल 2,69,976 वोट और फिर 22% वोट शेयर प्राप्त हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में काम करने के साथ वे 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इंडिया टुडे रिपोर्ट्स की माने तो कन्हैया कुमार 2024 चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। या दिल्ली से चुनाव लड़ने को लेकर के कहा जा रहा है कि यह उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। इसलिए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है, जहां से वर्तमान में भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी बीजेपी से सांसद हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ व्हीलर सीनेट हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की और फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से एक खास अपील भी कर दी। दरअसल शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना यूनिवर्सिटी गए। ये पहला मौका है जब यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में कुलाधिपति सह राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार मंच शेयर कर रहे हैं। इस संबंध में कुलपति ने बताया है कि व्हीलर सीनेट हॉल का नव सौंदर्यीकरण किया गया है। इसका गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया है। इसके साथ ही शिक्षक दिवस के मौके पर सेवानिवृत्त 35 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया है। वहीं कार्यरत 21 शिक्षक और कर्मचारी भी सम्मानित किए गए हैं। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना विश्वविद्यालय भारत का यानी कि पूरे देश का 7वीं यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के 106 साल पूरे हो गए हैं। पटना विश्वविद्यालय ने शुरू से ही शिक्षा और फिर शोध में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पटना यूनिवर्सिटी के विकास के लिए हमें हमेशा तत्पर रहता हूं, क्योंकि मैं तो यहीं से न पढ़ा हूं। जहाँ शुरू से ही इस यूनिवर्सिटी से लगाव रहा है। इसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, जेपी मूवमेंट में भी यहीं से शुरू हुआ था। इस दौरान नीतीश कुमार ने पुराने दिनों की भी याद ताज़ा कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन से ये अपील की है कि पुराने छात्रों के साथ साथ पुराने शिक्षकों को भी आप बुलाइए, साथ ही देश भर के शिक्षाविद को भी बुलाइए, ताकि यूनिवर्सिटी में एक अलग ही माहौल देखने को मिले। जब सारे लोग आए तो फिर मुझे भी बुलाइए, ताकि मैं भी यहाँ कार्यक्रम में शिरकत कर सकूँ। साल भर में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। इस जगह से मेरा पुराना लगाव है। इस यूनिवर्सिटी का जितना विकास हो उतनी मुझे खुशी होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों में छुट्टी में कटौती के फैसले को सरकार ने भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन इसको लेकर के जारी सियासत अब भी
थमी नहीं है। जहाँ छुट्टी कटौती के आदेश पर घिरी सरकार ने सोमवार को बैकफुट पर आते हुए छुट्टी कटौती के आदेश को वापस ले लिया है। जहाँ शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टी कटौती के आदेश के बाद भाजपा और शिक्षक संघ इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की थी और अंत में सरकार को इस आदेश को वापस लेना पड़ा। वहीं पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने शिक्षा विभाग द्वारा हिंदू सनातन धर्म के त्योहारों की रद्द छुट्टियों को वापस लेने पर सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। जब निखिल आनंद ने नीतीश कुमार को मोहम्मद बिन तुगलक बताते हुए बिहार की आम जनता और फिर समस्त शिक्षक समुदाय से माफी मांगने को कहा है। निखिल ने नीतीश कुमार के बिहार के सभी शिक्षकों के खिलाफ की जा रही विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन वापस लेने की मांग की थी। भाजपा के इन बयानों से स्पष्ट माना जा रहा है कि भाजपा इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। जहाँ कहा जा रहा है कि इस मुद्दे के जरिए भाजपा जहां शिक्षकों के वर्गों को साधने की कोशिश में है, वहीं हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश में है। शिक्षा विभाग का मानना था कि स्कूलों में अधिक से अधिक पढ़ाई हो, इसके लिए अवकाश में संशोधन किया गया है। जहाँ 29 अगस्त को शिक्षा विभाग ने संशोधित छुट्टी की सूची जारी की थी, जिसके तहत सितंबर से दिसंबर तक पढ़ने वाली 23 छुट्टियों को घटा करके 11 कर दिया गया था। जहाँ शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया था कि स्कूलों को कम से कम 230 दिन खुलना चाहिए। सभी विद्यालयों में 220 दिन वर्किंग डे होने अनिवार्य है। जहाँ ऐसा न होने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इधर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि स्कूलों में छुट्टियां कुछ ज़्यादा है, जिसे कम किया जाना चाहिए, जिससे स्कूल में बच्चों को ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद अब बेगूसराय में भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। जहां वरिष्ठ अधिवक्ता और मुंगेर भाजपा के संगठन प्रभारी अमरेंद्र कुमार अमर ने मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है। आरोप लगाया गया है कि उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर के दिए गए विवादित बयान के कारण पूरे देश में हिंदुओं की भावनाएं को ठेस पहुंची है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य में मंत्री उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हुए इसकी तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी से की थी और कहा गया था कि ऐसी चीज़ों का विरोध क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक एवं कलाकार संघ द्वारा आयोजित की गई बैठक को तमिल में संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का उल्लेख सनातन धर्म के तौर पर किया था। उन्होंने कहा है कि सनातनम क्या है, ये एक सांस्कृतिक भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और फिर सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। उदयनिधि के इस विवादित बयान के बाद पूरे देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और फिर मुंगेर भाजपा के संगठन प्रभारी अमरेंद्र कुमार अमर ने मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया है। आरोप है कि उदयनिधि ने सोची समझी साजिश के तहत बीते 2 सितंबर को चेन्नई में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसका विरोध नहीं बल्कि पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के बाद भागलपुर का नाम समय समय पर चर्चा में रहता है, चाहे वह राजनीतिक गतिविधि हो या फिर किसी भी उपलब्धि की बात हो। इसी बीच भागलपुर शहर से एक चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है। 9 महीने के अंदर करीब 2 दर्जन से अधिक मरीज सामने आए हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। भागलपुर के अलावा और भी कई जिले हैं जहां कैंसर डरावनी रफ्तार से बढ़ रही है, जहां इनमें मुजफ्फरपुर का नाम भी शामिल है। भागलपुर की बात करें तो फिर जिले के 4 जगह सबौर, पीरपैंती, जगदीशपुर और फिर नवगछिया में कैंसर के मरीज की संख्या ज़्यादा पाई गई है, जहां इसको लेकर के समय समय पर जांच टीम गठित की जाती है। भागलपुर समेत पूरे राज्य में कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों देशवासियों को रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद देश भर में 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत घट गई। जहां इस राहत के बाद बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी की कीमत कम होकर के 9 साल के पहले स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तो और भी सस्ते में ये सिलेंडर मिल रहा है। देश में महंगाई सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा रहता है। जहाँ वहीं रसोई गैस की कीमतों को लेकर के सरकार से संसद तक संग्राम कई बार देखने को मिला है। जब बीते कुछ समय से भी विपक्ष लगातार एलपीजी प्राइस में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर के सरकार को घेरने में लगा हुआ था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले ही इस मुद्दे पर होने वाली बहस पर विराम लगा दिया है। जहां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक 1 सितंबर 2014 को राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस
सिलेंडर की कीमत 901 रुपये थी, वहीं अब सितंबर 2023 में ये 903 रुपये पर आ गई है, जबकि चेन्नई में साल 2014 में ये 902 रुपये में बिक रहा था और अब फिर से ये 918 रुपये में बिक रहा है। वहीं पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की बल्ले बल्ले हो गई है, जहां सरकार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती के इस फैसले से केंद्र की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा फायदा हुआ है। जहां उन्हें पहले से ही एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही थी, वहीं अब ये बढ़ा करके 400 रुपये कर दिया है। यानी अगर इस सरकारी योजना के लाभार्थी दिल्ली में रहते हैं तो फिर सरकार उन्हें 14 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 903 रुपये में नहीं बल्कि महज 700 रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 75 लाख नए फ्री गैस कनेक्शन देने का भी ऐलान किया है। इस फैसले के बाद देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या भी 9 करोड़ 60 लाख से बढ़कर के 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि एसटी एवं एससी कल्याण विभाग की ओर से बिहार की पंचायतों में खाली रिक्त विकास मित्र पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग ने आवेदन के लिए विज्ञापन निकाला है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार विकास मित्र भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, दक्षता एवं पात्रता मापदंड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा जो 18 से 35 साल के बीच के हैं वे विकास मित्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए। जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने विकास मित्र का वेतनमान 15,481 निर्धारित किया है। स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये, परिवहन भत्ता 900 और फिर संचार भत्ता 250 रुपये दिए जाएंगे। विभाग ने विकास मित्र बहाली प्रक्रिया को 27 दिन में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है। विकास मित्र के आवेदन प्रखंड कार्यालय या फिर नगर निकाय कार्यालय से मिलेंगे, जहां उम्मीदवार अपने आवेदन को संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञापन तिथि के 10वें दिन तक है, जहां विभाग मेधा सूची को तैयार करके 12वें दिन प्रकाशित कर देगा। मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना और फिर उनका निराकरण करना 13वें दिन से 20वें दिन के बीच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। जैसे सभी राजनीतिक दल महापुरुषों को उनकी जाति को ध्यान में रखते हुए याद कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार की राजनीति में सम्राट अशोक को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। एक और भाजपा जहां सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप करके सम्राट अशोक की जाति कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी सम्राट अशोक के जरिए कुशवाहा वोट बैंक को साधना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल ने 5 सितंबर को मंगलवार को परिचर्चा का आयोजन किया है। जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर सम्राट अशोक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को नफरत क्यों है, इस विषय पर परिचर्चा किया है। जब परिचर्चा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। जब पार्टी की नज़र 5 से 6% कुशवाहा वोट बैंक पर है। जब राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित परिचर्चा को लेकर के भाजपा हमलावर है। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अमृतकाल में देश के लोगों को गुलामी की मानसिकता और फिर इससे जुड़ी हुई किसी भी चीज से आज़ाद करने पर जोर दे रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने की योजना बना रही है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार इस बार बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर के विधेयक ला सकती है। जहां भाजपा के करीबी सूत्रों ने यह बताया है कि केंद्र सरकार की तरफ से इससे जुड़े प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत रहा है। ऐसे में देश के लोगों को इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दूं कि इससे पहले सदन के मानसून सत्र में भाजपा के राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने इंडिया शब्द को हटाकर के भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग की थी, जहां उनका कहना था कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 25 जुलाई को भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया नेशनल कांग्रेस का गठन अंग्रेजों ने किया था। इधर विपक्षी दलों की गठबंधन वाली पार्टी ने भी अपने गठबंधन का नाम इंडिया यानी कि सीधे अर्थ में कहे तो फिर इंडिया रख दिया है। ऐसे में इस नाम को लेकर के काफ़ी अधिक विवाद लिखा हुआ है। इसके बाद भाजपा के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब ये तैयारी चल रही है कि संविधान से इंडिया शब्द हटा दिया जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन इसके एजेंडे की कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। विशेष सत्र में चंद्रयान 3 और फिर आदित्य L1 मिशन समेत हाल ही में हासिल की गई उपलब्धियों की चर्चा हो सकती है।
दोस्तों बात करते हैं कि अंतरिक्ष में लंबे वक्त तक रहने और फिर स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। जहाँ फिलहाल स्पेस मिशन के लिए फ्यूल को धरती से ही भेजा जाता है। जहाँ हालांकि अब वैज्ञानिकों ने ऊर्जा से एक ऐसे सोर्स को तैयार कर लिया है जो एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक चंद्रमा पर रहने में मदद करेगा। वेल्स की बंगोर यूनिवर्सिटी ने न्यूक्लियर फ्यूल सेल्स तैयार किए हैं जो चंद्रमा जैसी जगहों पर ऊर्जा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जहाँ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चंद्रमा पर 2030 तक बेस बनाना चाहती है। जहाँ इसके अलावा मंगल ग्रह पर भी इंसानों को बसाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में वहां रहने के दौरान ईंधन की ज़रूरत भी पड़ेगी। जहाँ अभी तक स्पेस मिशन के लिए ईंधन धरती से ही लेकर के जाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल सेल्स को तैयार होने के बाद इसका इस्तेमाल स्पेस के पेट्रोल के तौर पर भी किया जा सकता है। जहाँ इससे इंसानों को स्पेस में बसने में भी बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आयोजित STET परीक्षा शुरू हो चुकी है। जहां सोमवार 4 सितंबर को बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा 15 सितंबर 2023 तक चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ही दिन करीब 15% से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। BSc STET एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए। ट्विटर X पर छात्रों ने पेपर को लेकर के सवाल उठाए हैं। जब वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न को गलत बताया है। जहाँ कई परीक्षार्थियों ने पेपर में गणित सेक्शन को कठिन कहा है। बिहार STET परीक्षा में पहले दिन शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए हैं। उनमें एक परीक्षार्थी ने लिखा है कि STET पेपर 1 के प्रश्न पत्र में 10 से 15 प्रश्नों में ऑप्शन में कई कन्फ्यूज़न देखने को मिले हैं। इस वजह से अभ्यर्थियों को उन सवालों का सही जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर कंडक्ट कराने वाली संस्था BSEB के नियमों पर सवाल खड़े किए हैं। एक परीक्षार्थी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि STET 2023 में 40 से अधिक उम्र वालों को मौका देने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक दिन आवेदन जारी रहा। जानकारी न होने के चलते बहुत कम लोग आवेदन कर सके। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।